छत्तीसगढ़ के साथ हाथियों का रिश्ता बहुत पुराना है। हजारों कही सुनी कहानियों और ऐतिहासिक प्रमाणों के अलावा बिलासपुर जिले का ब्रिटिश गजेटियर भी इस बात की मुद्रित गवाही देता है कि औरंगजेब के समय तक मुगल शासक बिलासपुर क्षेत्र से हाथियों की खरीदारी किया करते थे। इसके अलावा तुमान, पाली, मल्हार जैसे ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की खुदाई में ऐसे सिक्के भी प्रतीक के रूप में मिले हैं जिनमें हाथियों का अंकन है। बिलासपुर जिले का ब्रिटिश गजेटियर यदि हम पढ़ें तो उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि औरंगजेब के समय तक मुगल शासक बिलासपुर क्षेत्र से हाथी खरीदा करते थे। इसके अतिरिक्त तुमान, पाली, मल्हार इन स्थलों पर जो खुदाई हुई है उसमें भी ऐसे सिक्के मिले हैं जिसमें हाथी का प्रतीक चिन्ह है। कैप्टन फोर्सिथ की एक किताब है हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, उसमें भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि 18वीं शताब्दी तक हाथी इस क्षेत्र में पाए जाते थे। संभवतः 18वीं शताब्दी के अंत में भूकंप आया, उसमें काफ़ी बड़े स्केल पे हाथियों की मृत्यु हुई और माइग्रेशन हुआ। हाथियों का इतिहास बहुत पुराना है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मुगल शासक काल से लेकर के खिलजी वंश तक इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं और इस पूरे क्षेत्र में हाथियों के नाम से बहुत सारी जगहें हैं और बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि यहाँ से हाथी पकड़ के प्रशिक्षित करके और सेना के लिए भेजा जाता था। 1930 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में भी यहाँ से हाथी गए थे रसद लेकर के, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा पुख्ता प्रमाण है। इतिहास में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि मुगल शासन काल से लेकर खिलजी वंश तक हाथियों की आपूर्ति छत्तीसगढ़ से ही की जाती थी। यहाँ के हाथियों को प्रशिक्षित करके सेना में भेजा जाता था। इस बात का भी पुख्ता प्रमाण है कि 1930 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में भी रसद लेकर यहाँ से हाथी गए थे। हाईलैंड सेंट्रल इंडिया जैसी किताबों में तो इस बात का भी जिक्र है कि शताब्दी तक छत्तीसगढ़ में हाथी पाए जाते थे और अंत में भूकंप की वजह से बड़ी तादाद में हाथियों की मृत्यु हुई। पिताजी मुझे बताया करते थे कि जब आज़ादी हुई उस समय सरगुजा रियासत के पास करीब 100 हाथी थे। 100 से ज़्यादा हाथी थे, अलग अलग स्थानों पे रखे जाते थे और सरगुजा के जंगलों में जो हाथी मिला करते थे उनको कैप्चर करके ये सरगुजा रियासत की जो समझिए फ़ौज मान लीजिए या व्यवस्था मान लीजिए उसमें रखते थे। उस समय फ़ौज या युद्ध की बात तो नहीं आती थी। शिकार यहाँ काफ़ी होता था, तो शिकार में इसका उपयोग होता था, जंगल में इसका उपयोग होता था और कहते हैं कि 100 हाथी, 100 से ज़्यादा हाथी भी किसी समय रियासत के में रहे होंगे। और वही जैसा मैंने बताया उसके बाद क्योंकि उपयोग और व्यवस्थाएं बदल गईं, उतने संसाधन जुटाने में इतने हाथियों को रखना, उनका चारा पानी, माहौत, उनके अटेंडेंट इनको साथ रखना संभव नहीं था, तो वो संख्या फिर घटती चली गई। और ये भी फादर बताया करते थे कि तैमूर पिंगला पहाड़ से एक हाथी उतरा था और आखिरी हाथी वही कैप्चर हुआ था और उसके बाद से सरगुजा के जंगलों में हाथियों की उपस्थिति नहीं सुनने में आई। छत्तीसगढ़ हाथियों के लिए पसंद का रहवास शुरू से ही रहा है, मगर हाथियों का ऐसा आतंक पहले कभी नहीं रहा जैसा कि इन दिनों दिखाई दे रहा है। 1950 में तिमोर पिंगला में हाथी आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद हाथी दिखे 1980 में। उसके पीछे का कारण ओपन कास्ट माइनिंग की वजह से झारखंड, बिहार और उड़ीसा में बड़े पैमाने पर जंगलों का कट जाना बताया जाता है। 2002-03 में हम लोग 2 हाथियों को जानते हैं और आज की डेट में दोनों संभाग मिला के करीब 300 के लगभग हाथी हैं। तो चूंकि जो हम लोगों ने एक एनालाइज किया है वो ये है कि दोनों जो स्टेट हैं एडजॉइनिंग उड़ीसा और झारखंड, इनमें मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट और हैबिटेट हो रहा है। और चूंकि छत्तीसगढ़ का जंगल काफ़ी अच्छा है, 42% हम लोग कहते हैं, और क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है, तो दैट फेवर्स दी एलिफेंट हैबिटेट और इस कारण से माइग्रेशन हो रहा है। हम लोग तो सुने हैं, नहीं देखे हैं, पर उधर जो मतलब ये माइंस हो गया,
स्पंज आयरन का जो माइंस हो गया वो बड़बिल तरफ सुंदरगढ़ का आगे, वहीं पहले हाथी रहते थे, उधर से आ रहे हैं। सच तो ये है कि यदि हाथी छत्तीसगढ़ को अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान पाता है तो ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है। अजब संयोग है, रहवास के लिए स्थल चयन को लेकर हाथी और मानव में बहुत समानता पाई जाती है। जिस जगह को मानव अपने रहने के काबिल पाता है, ठीक वही जगह हाथियों को अपने लिए जचती है। जल की उपलब्धता वाला घना हरा जंगल यदि मनुष्य को रास आता है तो हाथियों की भी यही पहली पसंद है। पहाड़ी की तराई में यदि मनुष्यों को रहना पसंद है तो हाथी भी यही रह जाने के लिए जगह ढूंढता है। आंख बंद करके इस बात की घोषणा की जा सकती है कि वो स्थान प्राकृतिक संसाधनों से सुसज्जित होगा जहां हाथी जा बसते हैं। तेमोल पिंगला में हाथी एकत्र होते जा रहे हैं, मतलब घूम फिर के हाथी वहाँ पे चले जा रहे हैं और ऐसा है कि वहाँ का रहवास स्थल उनको पसंद आ रहा है। करीब करीब 60 हाथी आज की डेट में तेमोर पिंगला में रह रहे हैं। स्थायी रूप से कहीं जाते हैं आसपास और फिर आके तेमोर पिंगला में रुक रहे हैं। इसका मतलब वहाँ उन लोगों को अभी चीज़ें पसंद आ रही है वहाँ पे, और उनके रहवास स्थल में मतलब उनको अच्छा लग रहा है। उनके जमीन, जंगल और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की शिकायत लेकर हाथी तो न्यायालय में अर्जी लगाने से रहे, वो तो इंसान हाथ आते ही तत्काल फैसला कर रहे हैं। इन हाथियों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की समस्या और चिंता ही यही है कि इन हाथियों को जन धन की हानि के बगैर कैसे अपने राज्य में रखा जाए, क्योंकि यदि छत्तीसगढ़ के जंगलों में लगभग 300 हाथी उपलब्ध हैं, तो धनात्मक सोच तो यही है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय पटल पर एलिफेंट रिजर्व के रूप में अपनी पहचान बनाकर विश्व भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। छत्तीसगढ़ एलिफेंट स्टेट के नाम से जाना जाएगा और एलिफेंट टूरिज्म के लिए छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा केंद्र हो सकता है। आज लोग एलिफेंट देखने के लिए केरल जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं या असम जाते हैं। ऐसे नामों में हमारे छत्तीसगढ़ का नाम भी शुमार किया जा सकता है। इस दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाने का कैबिनेट में निर्णय भी लिया है। छत्तीसगढ़ एलिफेंट स्टेट के नाम से जाना जाएगा और एलिफेंट टूरिज्म के लिए छत्तीसगढ़ एक बहुत अच्छा केंद्र हो सकता है। आज लोग एलिफेंट देखने के लिए केरल जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं या असम जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि इसके प्रबंधन की दिशा में ठोस कार्य किया जाए और मानव हाथी द्वंद्व को समाप्त करने के लिए योजनाएं लाई जाए तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ एलिफेंट टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर होगा। छत्तीसगढ़ के ही जिन स्थानों में हाथियों का पाया जाना आरंभ से ही आम बात हुआ करती थी, ऐसे स्थानों में मानव हाथी संघर्ष की घटनाएं उन स्थानों की तुलना में कम होती हैं जहां हाथी अभी नए नए प्रवेश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ के कोरबा और रायगढ़ जैसे क्षेत्र। इस बात को समझने के लिए वन्य जीव और मानव दोनों ही के मनोविज्ञान को समझना जरूरी होगा। सूक्ष्म अध्ययन के बाद कुछ तथ्य सामने आए हैं जो हाथी और मानव के मुठभेड़ के कारण बनते हैं। जैसे अपने क्षेत्र में नए नए आए हाथियों को देखने के लिए इंसानी जिज्ञासा और कौतूहल, हाथियों के प्रति मन में बसा हुआ भय, फिर भय जनित होने वाली गलतियां, जैसे हाथियों को डराने की कोशिश करना, उनके आगे बम फटाके फोड़ना, उनको आग दिखाना, उन पर पत्थर या कोई नुकीली चीज फेंकना वगैरह वगैरह। इंसान की इतनी हरकत एक हाथी को विचलित करने के लिए पर्याप्त है। इस विषय को भी शासन की ओर से संज्ञान में ले लिया गया है और आम जन के सहयोग की अपेक्षा की जा रही है। वन विभाग की तरफ से हम लोग बहुत सारा कदम उठा रहे हैं। एक ही मकसद ये है कि हमको जो हाथी से मानव का जो नुकसान हो रहा है उसको कम करना, और मानव से जो हाथी को जो खदेड़ना, उनको डिस्टर्ब करना वो है, उसको जो कम करना है, सो दैट जो अपना यहाँ का जो जंगल अच्छा जंगल है उसके कारण है जो वाइल्ड लाइफ
जो उसका जो मेन स्पीशीज रहता है, जो हाथी, टाइगर इलाका में टाइगर रहता है, यहाँ अपने इलाका में हाथी है। सो वहाँ है, हमको इस दोनों को प्रोटेक्ट करना है। हाथी मित्र दल एवं हाथी सुरक्षा दल दो है। हाथी मित्र दल वो उसका जो सदस्य है अपना गांव वाला है, गांव में अपना संयुक्त वन प्रबंधन समिति का सदस्य होते हैं, ऑलमोस्ट है सभी लोग अपना सदस्य में JFM में रहते हैं, उन्हीं को हम बनाया। वो कब यूज करते हैं, मान के चलिए एक फलाना बीट है, 22 बीट है, वहाँ है हाथी है फलाना कंपार्टमेंट में, हम वहाँ का JFM समिति के मेंबर के बोलते हैं भैया आपका काम सिर्फ इतना ही है, हाथी कहाँ है तुम उसको पोजीशन पर बोलते रहो भाई। मेरे पास आज की स्थिति में 8 दल है, 8 दल के पीछे 16 लोग खड़े हैं, 8 दल के पीछे 16 लोग खड़े हैं। वो मुझे बताएगा ये फलाना जगह, एग्जैक्टली लोकेशन नहीं बताएगा, बट ये जंगल में है वो उनको पता है। यस, वो वहाँ गांव वालों को बोलेगा भाई ये फलाना कंपार्टमेंट में है, इसके अंदर मत घुसो। सो नॉर्मली क्या होता है, मैं गांव वाला को ही एम्प्लॉय करके रखा, उनको हम शासन का दर अनुसार, निर्धारित दर अनुसार रोजगार देते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग की पुरजोर कोशिशों से बहुत हद तक मानव हाथी संघर्ष की संख्या कुछ कम हुई है, मगर बंद अभी भी नहीं हुई। पीड़ित जनता की अज्ञानता इसकी मुख्य वजह बन रही है। हाथी प्रभावित हर एक गांव और हर एक जंगल को संबंधित विभाग के द्वारा हाथियों से संबंधित हर एक बात की इत्तला दी जा रही है। तो पहले हाथी आते थे तो रात भर जगना पड़ता था, भागो भागो टाइप से। छोटे छोटे बच्चे, एक तो बाल बच्चे वाले आदमी, कच्चे का घर था, तो उस समय बोले कि यहाँ से चलो ऊपर पक्के का मकान मिलेगा। वहाँ से आए, पूरा तो भाग गए हम लोग, तो हाथी पूरा घर तोड़ दिया। फिर यहाँ बाकी जन का एक बस्ती का पूरा घर मिल गया पक्का का। ये भैया ये हमारे जंगल से आए हाथी तोड़ दिए पूरा मकान को, जो भी था उसको खाए पिए। 8 का दल था। डिगोटाए रही हाथी 8 बजे छिंगरी ने जग तहाँ ही जग देखें तो हमन भागें, भागा भागा कहें तो तिगले तो हमन भाग दें तहाँ धरी सो ओला। हम लोग को सुबह मिला, सूचना मिला वन फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, और हम लोग अभी पहुँचे हैं देखने के लिए। तो ये लोग को तो हम लोग कई बार समझाइश किए, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। नीचे में रहने के लिए जगह व्यवस्थित किए थे हम लोग, लेकिन ये लोग नहीं रहते हैं नीचे में, नहीं तो ये लोग का जान माल का नुकसान तो नहीं होता। और फिर भी प्रयास करेंगे हम लोग के लोग को नीचे ले जाएं और पूरा व्यवस्था के साथ ये लोग को रखेंगे नीचे में, प्रयास करेंगे हम लोग ये सब के लिए भी और आगे चल के, और ऐसी घटना ना हो करके। हाथियों की समस्या सिर्फ छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है, ये एक ऐसे क्षेत्र की समस्या है जो उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल को छूती है। इस एक समस्या से जूझने के लिए इन सभी राज्यों के सरकार की तैयारी अलग अलग तरह की है। शायद इसलिए भी इस समस्या से जल्दी राहत नहीं मिल पा रही और आए दिन जानो माल की क्षति हो रही है। हाथियों से होने वाली आर्थिक क्षति छत्तीसगढ़ शासन वहन करने को तो तैयार है, मगर हाथी के पैरों तले कुचलती जिंदगी को किस तरह से बचाया जाए, ये गहन चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये हाथी हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। छत्तीसगढ़ के दूर दराज इलाके तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। हाथियों पर किए गए सारे अनुसंधान डराने वाले हैं। कहते हैं कि हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है, ये अपने हमलावर को सालों साल नहीं भूलते। बम फोड़ने वाले, आग दिखाने वाले, करंट लगाने वाले, जहर खिलाने वाले, तीर, भाले और डंडे की मार से उनको दूर तक खेदा करने वालों को भी वो नहीं भूल रहे। कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कोई गर्भवती मादा तो नहीं है, ये सब हम भूल करके जब लगातार हम उनका खेदा करते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 15 दिन 20 दिन हम लगातार उनका खेदा ही कर रहे हैं। तो संघर्ष इसी रूप में बढ़ता है कि वही हाथी जो आदमियों को देख करके कहीं छिप जाया करता था, जो गड्ढे में नीचे उतर के उसको दौड़ाता नहीं था, एक थोड़ी दूर दौड़ा करके लौट जाता था, उसका व्यवहार बहुत अप्रत्याशित रूप से बढ़ा, बदल गया और वो आदमी को ढूंढ करके मार देना चाहता है। उसको लगता है कि ये पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से जो
मेरे पूरे परिवार का लगातार खेदा कर रहा है। उस किसी एक आदमी को अगर मैं मार दूंगा तो ये पूरी समस्या ख़त्म हो जाएगी। उस क्रम में आप देखेंगे कि वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से, बहुत ही विभत्स तरीके से मार देता है। कटते और घटते वन्य प्राणी और इंसानों को आमने सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं। वनांचल में वहां के रहवासियों की बसाहट का पारंपरिक स्वरूप भी उनको काल का ग्रास बना रहा है। एक अकेला घर और एक निपट अकेला व्यक्ति हाथियों के लिए आदर्श शिकार होता है। घनी बस्तियों में हमला बोलना हाथियों की प्रवृत्ति नहीं होती, मगर वो अपने बैरी का एकाकी घर छोड़ते भी नहीं। हाँ, हाथी आता है तो अपने आगे मार रहे हैं और ठेंगरा मढ़ा के पास रहा है और आ जाता है घर में, तब फिर थपोड़ी मार रहा है। पूरी तरह से शासकीय कोशिश की जा रही है कि वनवासियों को बस्तियों में रहने के लिए राजी किया जा सके, ताकि एक बस्ती को एक फेंसिंग में महफूज रखा जा सके। हाथियों और इंसानों के बीच जंगल की जमीन का इस तरह से बंटवारा करना पड़ेगा कि दोनों ही के अधिकारों की हिफाजत हो सके। ऐसे मार्ग प्रशस्त करने होंगे कि इंसान और हाथी आमने सामने ना आने पाए। हम लोग यही समझाते हैं कि फसल की जो हानि हो रही है होने दो, मकान जो तोड़ रहा है उसको तोड़ लेने दो, आप लोग भर सुरक्षित रहो। हमारा सिर्फ मेन फोकस है कि जन हानि ना हो। हाथी आएगा, नुकसान कर रहा है, उनको प्रचार प्रसार से हम बता भी देते हैं कि हाथी का मूवमेंट आज यहाँ है, हाथी का मूवमेंट आप यहाँ है, आप लोग मत जाइए। हमारा स्टाफ भी घूमते रहता है, निरंतर उनको बताते रहता है। यदि कोई जाता है तो हम लोग कुछ बैरियर टाइप के भी बना के खड़े हो जाते हैं ताकि गांव वाले उस तरफ ना जाए, क्योंकि उनको निरंतर समझाइश देते रहते हैं। और उसी का ये सुखद परिणाम है कि मानव हाथी द्वंद्व या मानव वन्य प्राणी द्वंद्व में सरगुजा में कमी आ रही है। हमारे अपने देश में ही कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हाथियों का इतिहास और भी पुराना है। वहां ये सब हुआ है, हाथी अपने रास्ते चलते हैं और इंसान अपने रास्ते। हाथी और इंसानों को एक दूसरे की आदत हो चुकी होती है। दोनों को अपनी अपनी सीमाओं का भान होता है। मगर छत्तीसगढ़ का वो क्षेत्र जहां हाथी कल नहीं थे, आज हैं। ऐसी जगहों पर टकराहट और घबराहट तो होगी ही होगी। वन्य पशु और इंसानों के बीच टकराव कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। अलबत्ता हम उसे कम कर सकते हैं जो शासकीय प्रयास से भी किए जा रहे हैं। गांव अंधेरा में नहीं रहना है। जब एक जगह पे आ गया है तो गाड़ी आवाज के साथ है वो थोड़ा सा भगा सकते हैं उसको। लाइटिंग ज़्यादा रहता है तो उस साइड हाथी नहीं आएगा। सो इस टाइप का है, हम उनको फिर से जंगल के साइड हम वापस भेज रहे हैं उस पर्टिकुलर जो पीरियड में जो आता है उस समय। इसीलिए जहाँ ऐसा ये हर जगह पे ज़रूरत नहीं पड़ता है, जहाँ ज़रूरत है, जैसे कि लैलूंगा में अभी गाड़ी हम भेज के कर रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आ रहा है। 1.5 साल से कभी हाथी नहीं आया, लेकिन अभी पहली बार मतलब आपको 15-20 हाथी वहाँ बैठा है। सो इसीलिए उनको थोड़ा सा नया है, इसीलिए उनको हम हर असिस्टेंस को देना पड़ता है। वो गाड़ी भेजे थे और ADS गाड़ी को गजराज वाहन बोलते हैं, वो उसको भेजकर हम वो किया। वो उसका एक और यूज़ भी है वो गजराज वाहन से, जब भी है कहीं गांव वाला की जगह से मूव करना है वो बड़ा गाड़ी से उठाकर कोई स्कूल, आंगनबाड़ी जहां रुकवाना है और हॉस्टल है वहां उनको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते। हाथियों से जीता नहीं जा सकता, उनसे विवेक पूर्वक सिर्फ बचा जा सकता है। किसी बुजुर्ग मादा हाथी के दिशा निर्देश पर गति पाता हाथियों का दल उन्हीं चीजों का उपभोग करना चाहता है जो इंसान ने अपनी खातिर सश्रम पैदा किया होता है। बस यही कुछ बातें हाथी और इंसान को एक दूसरे का दुश्मन बना देती हैं। हाथियों से ये नहीं कहा जा सकता कि वे इंसानों को समझने की कोशिश करें, मगर हम इंसानों से तो ये अपेक्षा रख ही सकते हैं कि वे हाथियों को समझें, उसकी प्रवृत्ति को पहचानें, उसके व्यवहार को परखें और समय के साथ इस दुश्मनी को दोस्ती में बदल दें। खुद भी सुरक्षित रहें और वन्य प्राणियों की भी रक्षा हो सके, ऐसे बीच का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। धीरे धीरे करके हाथी और मनुष्य को, हाथी और लोगों को, हाथी और किसानों को एक कोहेशन एक दूसरे से बनाने की आवश्यकता है,
जो धीरे धीरे इस प्रदेश में एस्टेब्लिश हो रहा है। और हम देखेंगे कि जैसे केरल है या कर्नाटका में है या तमिलनाडु में है, सो मैनी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स में हाथी है, इसी तरीके से हाथी हमारे साथ में रहेंगे। हाथियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाले जानकारों के अनुसार कुछ बातें हैं जो हाथी प्रभावित क्षेत्र में रहने वालों को जानना ही चाहिए। आक्रमण के पहले हाथी हमले के संकेत देता है। इन संकेतों को पहचानना आना चाहिए। जैसे हाथी अपने कानों को हरदम हिलाते रहता है, लेकिन जब उसके कान स्थिर हो जाएं, तो उस समय हमले की आशंका होती है। हाथियों से सुरक्षित दूरी पर ही रहना चाहिए। हाथी सामने का एक पांव उठाकर चेतावनी देता है, कई बार पांव से धूल उड़ाता है। हाथी अपना सिर तेजी से ऊपर नीचे करता है, इसे भी चेतावनी ही समझे। हमले से पहले हाथी अपनी पूंछ को लगभग सीधी कर लेता है, उस पर भी नजर होनी चाहिए। तेजी से आवाज निकालता है। इन चेतावनियों को समझ के यदि समय रहते उस क्षेत्र से स्वयं को दूर रखें तो सुरक्षा की जा सकती है। हाथी की सुरक्षा के लिए बैरिकेड लगाए हैं, जिससे ये फ्लशर है सर, इसमें फ्लशर से इसमें हल्का करंट प्रवाहित होता है। वह हाथी आता है सर तो हल्का भी टच होता है तो हाथी को झटका लगता है, उससे हाथी जंगल की ओर चल देता है। ये ग्रामीणों के साथ हम लोग गजराज वाहन में सर और ग्रामीणों के साथ सहयोग से हाथी को भगाने की कोशिश करते हैं सर। हाथी अपने दैनिक कार्यों को बंद कर आपकी तरफ देखें और अपनी सूंड की सहायता से आपकी गंध लेने की कोशिश करें या आपकी तरफ बढ़ें, उस समय आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर हाथी आपके पास आ जाता है तो उससे पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। हाथी बाहुल्य क्षेत्र के निवासियों को मस्त हाथी की पहचान भी होनी चाहिए। मदमस्त अवस्था में नर हाथी कामोन्माद अवस्था की मादा हाथी के साथ प्रजनन करता है। इस अवस्था को दूर से पहचाना जा सकता है। मदमस्त अवस्था में नर हाथी की आंख और कान के बीच से एक तरल पदार्थ बहता रहता है। उसकी चाल में भी फर्क आ जाता है और वो मस्तानी चाल से चलता है। कामोन्मद से भरा हाथी अपने से बड़े सामान्य नर हाथी को भी हरा सकता है। ऐसे हाथियों से सुरक्षित दूरी बहुत जरूरी होती है और ऐसे हाथियों को पहचानकर उसकी सूचना स्थानीय लोगों को देने के अलावा संबंधित शासकीय अधिकारियों को भी देना चाहिए। जब कभी बस्ती के आसपास हाथी आने का अंदेशा रहता है तो सबसे पहले हम लोग मुनादी कराते हैं गाड़ी से, गजराज वाहन है या फिर हमारे पास हूटर होते हैं उससे, कि आपके गांव बस्ती के आसपास हाथियों का दल के आने की संभावना है। आप सभी अपने घर के आसपास आग जला कर रखें और जिस भी कमरे में धान या चावल रखे हों वहाँ बिल्कुल भी नहीं सोना है। और जैसे ही अगर किसी घर में घुस जाते हैं तो हमारे पास मसाल बना के रखे हैं हम लोग, वो उस मसाल के उपयोग से हम लोग हाथी को खदेड़ते हैं। गाँव वालों का भी सहयोग रहता है उसमें पूरा, क्योंकि गाँव वालों के सहयोग के बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जैसे कच्चे मकानों में या एकाकी मकान होते हैं उनको गजराज वाहन से हम लोग किसी पक्के मकान या स्कूल भवन में शिफ्ट कराते हैं आवश्यकता अनुसार। वन मंडल अंतर्गत मानव हाथी द्वंद्व रोकथाम के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। हाथी ट्रैकिंग दल राज्य के सभी वन मंडलों में हाथियों के रात्रिकाल में गांव में प्रवेश को रोकते हुए जन हानि कम की जा रही है। इसके लिए वन मंडल में समस्त परिक्षेत्रों में राज-7 वाहनों का प्रयोग हाथी नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। हाथी प्रभावित गांव में हाथी सचेतकों को वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है, जिनका काम गांव के आसपास जंगल के हाथी आने पर ग्रामीणों को इसकी सूचना देना और घर घर जाकर ये बताना है कि यदि कोई जंगल की ओर गया है तो उसे वापस बुला लें। गजराज वाहनों से प्रचार प्रसार और मुनादी का कार्य भी कराया जा रहा है। हाथी है ओती कोई किसान आना जाना झीन कार्य गो किसान हो। कोरोना के समस्त ग्राम वासियों को सूचित किया जाता है कि आपके नजदीकी जंगल घूम नारा में 13 नग जंगली हाथियों का दल
विचरण कर रहा है। कोई भी गांववासी रात में वन मार्गों में आवाजाही ना करें। किसी भी प्रकार से रात में घरों से बाहर ना निकले। हाथियों की जानकारी मिलने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें। स्वयं असुरक्षित खेदा करने का प्रयास ना करें। सावधान रहें, सजग रहें। धन्यवाद। रात्रिकालीन गश्त भी की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर एकांत में बने निवासरत ग्रामीणों को उनके घर से गांव में सुरक्षित स्थल तक पहुंचाया जाता है। जो हाथी सहायता केंद्र है वहाँ पे उनको रखा तो जा सकता है और बहुत लंबे समय तक उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती, तो उनको चाहिए कि वो शाम को अपना भोजन बना के अपने साथ ले आए और वहाँ रहें और सुबह वो फिर से अपने घरों की ओर चले जाए। गजराज एक वाहन है, बड़ी वाहन है जिसके पीछे जगह होता है। शाम के समय में जो एकाकी घर है वहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जाता है और उनको लाके रख देते हैं किसी सुरक्षित जगह पर। राज्य के सभी वन मंडलों में हाथी सहायता केंद्र का निर्माण कर उसे सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है, जिसमें 24 घंटे वन रक्षकों की तैनाती 8-8 घंटों के लिए की जाती है। क्षेत्र से आने वाली सूचनाओं का संकलन, प्रभावी क्षेत्र में आवश्यक सहयोग के लिए मोबाइल नंबर की व्यवस्था है। जब भी आप जाएंगे ना, सावधान हाथी रहवास क्षेत्र ऐसा करके हम बोर्ड छोटा छोटा है, इतना है 1x1 का जो लगा रखा है, उसमें सिर्फ इतना ही लिखा रहता है, सावधान हाथी रहवास क्षेत्र है, हाथी आवागमन क्षेत्र ऐसा करके। वो इसीलिए हम लगाए थे, जब हम वहाँ रहते उस समय मतलब हाथी बहुत है, बोलते हैं यार हाथी कहाँ आता है, कहाँ पार करता है, किसी को कुछ नहीं पता है। इसीलिए हम क्या किया, वो जो बोर्ड है हम जो क्या होता है, हाथी तो जितने भी यहाँ से आप रायगढ़ रास्ता में जाएंगे, क्रोंदा करके एक गांव होता है, वहाँ एक पर्टिकुलर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर स्ट्रेच आता है, उस स्ट्रेच में ही पार करता है। उस साइड भी अच्छा जंगल, इस साइड भी अच्छा जंगल, सिर्फ रोड पर उसको एक्सपोज करता है। वो है हमेशा फॉरेस्ट पैच में ही पार करता है। हम क्या किया, वहाँ पूरा हर 200 मीटर हर 300 मीटर वो बोर्ड को लगा रखा। सभी वन मंडलों के अंतर्गत हाथी प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक गांव में सजग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसकी मदद से हाथी से संबंधित सारी सूचनाएं इस माध्यम से हाथी सहायता केंद्र धर्मजयगढ़ तक प्रेषित की जा सके। गांव में जनप्रतिनिधि, सरपंच, शिक्षक, चिकित्सक, पटवारी और नवयुवकों का व्हाट्सएप समूह बनाकर प्रतिदिन हाथियों के विचरण की जानकारी देकर ग्रामीणों और वन रहवासियों को सचेत किया जा रहा है। वन मंडल के अंतर्गत 9 से 13 हाथियों का समूह अलग अलग वन क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, जिसके लिए स्थानीय स्वसहायता समूह और वन प्रबंधन समिति के सदस्यों के माध्यम से 2-2 व्यक्तियों का समूह गठित किया गया है, ताकि इन समूहों के क्षेत्र में आने वाले हाथियों की ट्रैकिंग कर उसकी सूचना उपलब्ध कराई जा सके। दूसरा समूह भी हाथी समूह की ट्रैकिंग कर सूचना हाथी सहायता केंद्र को उपलब्ध करता है। हाथी ट्रंकरों को भुगतान वन विभाग विभागीय मद और कैंपा मद से किया जा रहा है। सभी वन मंडलों के अंतर्गत गांव-गांव में हाथियों से सावधान रहने के लिए जागरूकता और जन भागीदारी के लिए प्रत्येक गांव में दीवार पर जानकारी लिखी जा रही है। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में वन क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले रास्तों में स्लोगन प्लेट लगाकर राहगीरों को सचेत किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में वन प्रबंधन समिति के माध्यम से बैठक और प्रचार प्रसार कर हाथियों के विचरण और गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। साथ ही गजराज वाहन के माध्यम से और चलचित्र के माध्यम से ग्रामीणों को हाथियों से सुरक्षा के संबंध में बताया जा रहा है। गाड़ी में प्रोजेक्टर रहेगा, मेरा वो स्क्रीन रहेगा, माइक सेट सब रहेगा। वहाँ 3 घंटा हर दिन उसका काम है, 1.5 घंटा है वो अपना लोकल छत्तीसगढ़ी का गाना डांस उसको दिखाएंगे, ताकि लोगों को इंटरेस्ट आएगा। मैं कोई चीज़ को इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, उसके बाद में इसको दिखाऊंगा, आदमी देखेगा। दोनों मेरा दोनों काम हो गया। एक टाइप का कम से कम 200 लोग उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ मतलब देखिए यहाँ इलाका में शाम के बाद कोई ज़्यादा काम तो नहीं रहता है गांव वाला को, वो इसी को देखता है। 200-300 लोग बच्चे के साथ आके देखते हैं। सो इस टाइप का मेरा जो प्रचार प्रसार
साइलेंटली उनको दिमाग में हम बिठा रहे हैं, हाथी है मेरा साथी, ऐसा करके उनको दिमाग में हम बिठा रहे हैं। सो दैट भविष्य में जो भी होता है वो हाथी के पीछे भागना, उसको खदेड़ना, डिस्टर्ब का वो नहीं करेंगे। जब हाथी के दल को दूर करना हो तो हाथों से या लोहे की छड़ों के माध्यम से सुर में आवाज निकालें। रात को बड़ी टॉर्च को हाथी की तरफ करके उसे जलाएं बुझाएं, क्योंकि हाथियों को ऐसी जलबंद रोशनी पसंद नहीं आती और वो रास्ता बदल लेते हैं। हाथियों को भगाने के लिए पटाखों का इस्तेमाल कदापि न करें। ऐसा करने से हाथी आक्रामक हो जाते हैं। हाथी आने की सूचना निकटवर्ती वन कर्मचारी को तुरंत दें। सभी घरों के बाहर पर्याप्त रोशनी करके रखें ताकि हाथी के आने से पहले ही दूर से पता चल जाए। हाथी जिस क्षेत्र में विचरण कर रहा हो वहां संध्या से प्रातः काल तक आवागमन से बचें। हाथियों का परिवार शाम ढलते ही खेत खलिहानों में धान चरने आ जाता है और सुबह सूरज उदय के तुरंत बाद उनके वापस जंगल की ओर लौटने का समय होता है। इसलिए इन दोनों समय में अधिक से अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हाथी विचरण क्षेत्र से वृद्ध, अपाहिज और छोटे बच्चों को सुरक्षित दूरी पर रखें। ग्रामीण जन हाथियों के विचरण क्षेत्रों में तेंदुपत्ता, फुटू, बांस के संग्रहण के लिए या मवेशी चराने के लिए न जाएं। जन हानि पर कुल राशि 6 लाख रुपए और तात्कालिक राशि 25,000 रुपए दी जाती है। स्थायी रूप से अपंग होने पर अधिकतम 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। जन घायल होने पर 59,100 रुपए अधिकतम, पशु हानि होने पर 30,000 रुपए अधिकतम की राशि दी जाती है। सामान्य क्षेत्र के मकान क्षतिग्रस्त होने पर अधिकतम 95,100 रुपए और पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतम 1,01,900 रुपए। मुआवजा खो चुकी वस्तु के दर्द में मरहम भी बन सकता है। जंगल और जमीन की रस्साकशी में मानव और वन्य प्राणी अक्सर आमने सामने आ ही जाते हैं। दोनों ही प्रकृति प्रदत्त हैं, मगर दोनों की प्रवृत्ति में पाई जाने वाली भिन्नता इनके बीच टकराहट का मुख्य कारण बनती है। बहुत सूझबूझ और जुगत लगाकर इस द्वंद्व को रोकने की शासकीय कोशिश को जन जन के समर्थन और सहयोग की अपेक्षा है।